गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का गृह कार्य है कक्षा 11 के लिए और विषय रहने वाला है हमारा रसायन विज्ञान। टॉपिक है परमाणु की संरचना। अध्याय हमारा दूसरा। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि पूरा का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न है इसके अंदर, एक एक प्रश्न में चार चार पूछे गए हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो करते हैं स्टार्ट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। समस्थानिक संभारिक आवर्तीकाल। पहला ही देखते हैं हम, समस्थानिक को देखते हैं। उत्तर नंबर फर्स्ट, समस्थानिक की बात करें तो एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है उन्हें समस्थानिक कहा जाता है। इसमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटॉन होते हैं जिनकी न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग रहती है। इस कारण परमाणु संख्या तो समान रहती है लेकिन परमाणु का द्रव्यमान अलग अलग हो जाता है। समस्थानिक का अर्थ है समान स्थान से आवर्ती में तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर अलग अलग कर दिया जाता है, जबकि समस्थानिक में परमाणु संख्या के समान रहने के कारण उन्हें अलग नहीं किया जाता। इस कारण इन्हें समस्थानिक कहा जाता है। ये देखो, इस टाइप का चित्र बना हुआ है, आप समझ जाइए। और इसका हाइड्रोजन 1, सेकंड एंड थर्ड होता है प्लेटिनियम, डिस्टेरियम और ट्यूटेरियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक प्राप्त होते हैं जिन्हें क्रमश पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा संभारिक। संभारिक अलग अलग पदार्थों या तत्वों के वे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान तो समान होते हैं लेकिन उनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, ऐसे परमाणुओं को संभारिक कहते हैं। उदाहरण, कार्बन तथा नाइट्रोजन दोनों का परमाणु भार 40 होता है लेकिन दोनों के परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, अतः कार्बन तथा नाइट्रोजन संभारिक है। नेक्स्ट हमारा इसी का है तीसरा, आवर्ती। आवर्ती की बात की जाए तो यहाँ कोई आवर्त घटना बार बार दोहराई जाने वाली घटना इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे इस घटना की आवर्ती कहते हैं। आवर्ती को किसी साइनाकार तरंग के कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। आवर्ती की इकाई हर्ट्ज यानी साइकिल प्रति सेकंड होती है। यह आवर्ती का डायग्राम है, आप देख लीजिए इसे। इसमें विभिन्न आवर्तियों की तरंगें हैं। एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे आवर्तकाल कहते हैं। आवर्तकाल बराबर 1/, आवर्ती अर्थात T बराबर 1/f। इसी का नेक्स्ट है डी, हमारा आवर्तकाल। आवर्तकाल हम आपको हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जाकर ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन होइए। नेक्स्ट पर्सन है हमारा रदरफोर्ड के अल्फा किरण परिकिरण प्रयोग का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए एवं इस प्रयोग की उपलब्धियां भी लिखिए। उत्तर है हमारा रदरफोर्ड का अल्फा परिकिरण प्रयोग। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी जिसकी मोटाई 2.1 × 10⁻⁷ मीटर है पर अल्फा कण जिनकी ऊर्जा 5.5 MeV मिटाई वोल्ट की बौछार की गई। प्रकीर्ण से प्राप्त अल्फा किरणों को सूक्ष्मदर्शी से जिसकी नेत्रिकता पर्दे का पर्दा है प्रेषित किए गए तो इस निष्कर्ष प्राप्त हुए। तो इस प्रयोग से हमें निम्न निष्कर्ष प्राप्त हुए। पहला था हमारा, अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए सीधे पार हो जाते हैं। दूसरा है हमारा, कुछ अल्फा कण ऐसे भी होते हैं जो 90 डिग्री से अधिक कोण पर विक्षेपित होते हैं। तीसरा है हमारा, 8000 अल्फा कण में से एक अल्फा कण ऐसा भी होता है जो 180 डिग्री से परावर्तित होता है। इस प्रयोग से निष्कर्ष प्राप्त हुए हमें, परमाणु में द्रव्यमान और धनावेश एक छोटे से भाग में केंद्रित होता है जिसमें नाभिक कहते हैं। इसका आकार लगभग 10⁻15 मीटर से 10⁻14 मीटर होती है। दूसरा है हमारा, परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे कि सूर्य के चारों ओर ग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 3, थॉमसन के प्लम पुडिंग मॉडल को समझाइए। आंसर नंबर 3, सर्वप्रथम थॉमसन द्वारा ही 1904 में परमाणु के संबंध में प्रतिरूप मॉडल तैयार किया गया। थॉमसन ने कैथोड किरणों पर कुछ प्रयोग करके इलेक्ट्रॉन की खोज की तथा परमाणु की प्रवृत्ति की भी व्याख्यान किया।
यह था उनका प्लम पुडिंग मॉडल का चित्र। आप देख सकते हैं, आराम से देख लें, इसको पॉज करके देख लें। नेक्स्ट इसी में है थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज या प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। थॉमसन ने अपने प्रयोगों द्वारा यह बात प्रस्तुत की थी कि परमाणु गोल आकृति वाले होते हैं तथा परमाणु में धनावेश से युक्त अनगिनत कण मौजूद रहते हैं और ऋणावेश युक्त कण इलेक्ट्रॉन भी इसमें स्थित रहते हैं। ये दोनों कण परमाणु में इस प्रकार से स्थित बनाए रहते हैं कि जैसे तरबूज के भीतर इसके बीज थोड़ी थोड़ी दूरी पर स्थित होते हैं, या पुडिंग में किशमिश या चेरी जैसी अलग अलग फैली हुई स्थिति में होती है। इस कारण से थॉमसन के परमाणु मॉडल को तरबूज या प्लम पुडिंग परमाणु मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। प्रश्न नंबर 4, विद्युत चुंबकीय तरंगों के मुख्य लक्षण लिखिए। उत्तर नंबर 4, इन तरंगों पर कोई आवेश विद्यमान नहीं रहता, अर्थात ये उदासीन तरंगे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और संचरण सदिश सभी एक दूसरे को लंबवत स्थिति में रहते हैं। नेक्स्ट है इसी में, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अर्थात इसमें इन तरंगों का दोलन संचरण की दिशा में के लंबवत होता है। नेक्स्ट है इसी के अंदर, विद्युत चुंबकीय तरंगे प्रकाश के वेग में संचरित होती है या गति करती है। नेक्स्ट है इसी में, इन तरंगों की अवधारणा सबसे पहले मैक्स बेल ने प्रस्तुत की थी, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज मैक्स बेल ने की थी। इन तरंगों में संवेग और ऊर्जा दोनों निहित होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के उदाहरण एक्स किरणें, रेडियस तरंगे आदि। प्रश्न नंबर 5, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कोई 2 कमियां लिखिए। आंसर नंबर 5, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में 2 कमियां पाई गई जो निम्न प्रकार है। पहला है, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सकता। और दूसरा है हमारा, रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल रेखीय सबटेंशन की व्याख्या नहीं करता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी कक्षा 11 के लिए रसायन विज्ञान का गृह कार्य। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, पहले प्रश्न का चौथा पॉइंट आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।